और इसको अगर हम यहाँ पर अगर x को कॉमन निकाल लेते तो ये a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो इसी पर्टिकुलर a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 को हम यहाँ पे बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर हमें किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में अगर आइगन वेक्टर निकालना है तो हम हमेशा इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम x को आइगन वेक्टर बोलते हैं, तो आइगन वैल्यू लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में निकाला जाता है। दो चीजों का ध्यान रखना है। द आइगन वैल्यू इज आल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और द लेटेंट वैल्यूज को, आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और लेटेंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार आइगन वेक्टर को भी हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और प्रॉपर वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा एक शब्द यूज होता है स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? हमने किसी भी मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज निकाली हुई है, अगर उसको हम किसी भी एक सेट में अगर हम रख देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ ए। नेक्स्ट आता है आइगन स्पेस। आइगन स्पेस क्या होता है? जितनी भी हमने आइगन वैल्यूज निकाली हुई है उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर बन रहे हैं, उन आइगन वेक्टर को जब हम किसी एक सेट में रख देते हैं तो वो हमारे पास आइगन स्पेस कहा जाता है। तो A इक्वल टू ए आई जी एन इन टू मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिए जिसका ऑर्डर n है, और x1 x2 xn अगर मेरे पास आइगन वेक्टर दिए हुए हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n के लिए, and the eigen space the set of eigen vectors and it is denoted by the e lambda x1 x2 xn। इसके बाद हमारे पास एक शब्द आता है मॉडल मैट्रिक्स। कई बार हमसे क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई मॉडल मैट्रिक्स किससे बोलते हैं? तो जितने भी मेरे पास आइगन वेक्टर आए हुए हैं उसके बेसिस पे हम जो एक मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका खास बात ये होगी जो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वही आपके मॉडल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होना चाहिए। और वो जो मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द आइगन वेक्टर, वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है, वो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स कही जाएगी। A is a square matrix of order n having n linearly independent eigenvector, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि what is the meaning of the linearly independent का मीनिंग क्या होता है। Then there exists a non-singular matrix P is called a model matrix। तो मॉडल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होना चाहिए जो आपका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मॉडल मैट्रिक्स वाली। मॉडल यस सर। मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आई ना? ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चल के यूज होगी ये। नाउ द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आइगन वैल्यूज की ये है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर हमें चेक करनी है तो बस आपको इतना चेक करना है कि हमारे पास आइगन वैल्यू का जितना भी सम आ रहा है वो डायगोनल के एलिमेंट के सम के बराबर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि हमारे पास आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी क्वेश्चन में बहुत यूज होती है। ठीक है, जब भी अगर हमें किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर चेक करने होते हैं। आइगन वेक्टर ऑलवेज नॉन जीरो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया था, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। तो यानी कि हमारे पास जो भी आइगन वेक्टर होंगे वो हमेशा ही नॉन जीरो होंगे, वो कभी भी जीरो नहीं आ सकते। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर अगर जीरो आ रहे हैं किसी लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग में, ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली मैंने कुछ गलती कर दी है। तो आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते समय कुछ शब्द हम बार बार यूज करेंगे, उन शब्दों का हमें बेहतर तरीके से मीनिंग समझ में आना चाहिए। सबसे पहले एक शब्द होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का मतलब होता है जस्ट ए माइनस लेमडा आई। यानी कि हम डायगोनल एलिमेंट को अगर लेमडा से माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट निकाल दें
तो वो हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 लगा दें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो आप देख लेना कि जिस मैट्रिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है। अगर हमने बोला कि मेरे पास जो ऑर्डर है वो 3 है, 3 मतलब 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी वो भी 3/3 की ही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसको बोलते हैं स्पेशली आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज जो होते हैं, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई हुई है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो भी हमने पॉसिबल रूट्स निकाले हैं वो हमारे कहलाते हैं आइगन वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। एंड लास्ट हमारे पास है मैट्रिक्स इक्वेशन, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो a माइनस लेमडा x इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताइए कि a माइनस लेमडा x इक्वल टू 0 कैसी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है? क्या ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन? रिप्लाई करें, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन? सर होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है इसमें हमारे पास ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है, कोई b हमारे पास 0 होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी हम आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकालने वाले हैं तो होमोजीनियस इक्वेशन निकालेंगे। और होमोजीनियस इक्वेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, यानी कि वो इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट वाली कैटेगरी इसमें कभी नहीं आती है। दूसरा, हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन में हमने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, ट्राइबल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। ट्राइबल सॉल्यूशन का बताया तो मीनिंग होता है कि हमारे पास सारे के सारे जो अननोन वेरिएबल होते हैं वो जीरो होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि एक्स मेरा नॉन जीरो, मतलब ये मेरा नॉन जीरो होता है, यानी कि जीरो कभी नहीं होता है, यानी कि इसमें कभी भी ट्राइबल सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें केवल और केवल और केवल नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है जब भी अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। पॉइंट क्लियर है? इसलिए हमने बोला है कि आइगन वैल्यू जो होती है नॉन जीरो नहीं होती है, और दूसरी आइगन वैल्यू कभी भी हमारे पास यूनिक नहीं होती, सॉरी आइगन वेक्टर कभी भी हमारे पास यूनिक नहीं होते। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसके आगे की चीजें, इतना तो आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, अब इसके आगे का अपने हमारे लिए और क्या जरूरी है वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू ऑफ ए और ए डैश हमेशा इक्वल होती है, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू निकालो या ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आएंगी। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n अगर मेरे पास आइगन वैल्यू है ए की, तो ऐसी कोरस्पॉन्डिंग में ए टू दी पावर m की आइगन वैल्यू होगी लैम्डा 1 टू दी पावर m, लैम्डा 2 दी पावर m, लैम्डा 3 की पावर m, लैम्डा n की पावर n। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसकी आइगन वैल्यू मेरे पास आई है 1 2 और 3, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है अगर के अगर मेरे पास कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है तो ऐसी कंडीशन में के ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो केवल हमारे पास आइगन वैल्यू में उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं ए की वैल्यू मेरे पास अगर 1 2 3 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 ए की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। क्लियर? थर्ड पॉइंट हमारे पास अगर ए इनवर्स आर 1 अपॉन लेमडा 1 1 अपॉन लेमडा 2 1 अपॉन लेमडा 3 1 अपॉन लेमडा n, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं ए इनवर्स का आइगन वैल्यू पूछना चाहूं तो क्या होगा मेरे पास? दिस इज 1 अपॉन 1, दिस इज 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 1 अपॉन 3। ऑब्वियसली हम उसकी आइगन वैल्यू नहीं निकाल पाए, उसकी आइगन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जो कि हमारे पास जीरो आई हुई है। जितने भी यहाँ पर हमने लेमडा जो एज्यूम किए हुए हैं वो सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है। Point number 3, if A or B are two matrices of same order, then the eigenvalue of AB and eigenvalue of B both are same. अगर मेरे पास A और B की अगर मेरे पास दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो जो आइगन वैल्यू हमने AB की निकाली है वही आइगन वैल्यू मेरे पास BA की होगी। Okay? Point number 4, if A and B are the square matrix of the same order, if P is invertible, then P inverse AP have the same eigen value. ठीक है।
क्योंकि अल्टीमेटली जब आगे चल के जब हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो पी इनवर्स एपी जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास एक डायगोनल की फॉर्म में आएगा, और वो डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास कुछ और नहीं, वही आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इफ ए एंड बी बोथ बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and if A is invertible then the matrices A inverse B and B A inverse have the same values। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर मेरे पास ए और बी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हैं सेम ऑर्डर के, अगर ए मेरे पास इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स बी और बी इंटू ए इनवर्स दोनों की आइगन वैल्यूज समान होगी। इफ ए और बी हैव द टू स्क्वायर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम आइगन वैल्यू। अगर मेरे पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों के दोनों अगर इन्वर्टेबल हैं तो ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू भी समान होगी। पॉइंट नंबर 7, 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन जब आपको करा रहा था रैंक के अंदर, तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमने वहां पे सॉल्व किया था जिसमें आपको बताया था कि अगर मेरे पास किस मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू मेरे पास अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। जिसमें एक ऑर्डर हमने 5 वाला एक क्वेश्चन किया था, याद है। आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि आइगन वैल्यू अगर मैं किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की निकालनी है, आइदर वो मेरे पास अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, तो डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज कहलाती है। ठीक है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि a इंटू ए डैश इक्वल टू 0, या हम ऐसा बोलते थे कि भाई a इनवर्स इक्वल टू a, देन 1 अपॉन लैम्डा इज आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ दिस। ऐसी कंडीशन में 1 अपॉन लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू कहलाएगी। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स से बताया था जिसमें ए स्टार मतलब कि ट्रांजुगेट, अगर वो ए के बराबर होता है तो सारी के सारी जो होती है आइगन वैल्यू जो होती है वो रियल होती है। यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती है। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मतलब क्या, इसमें ए स्टार इक्वल टू माइनस से आता था, जो कि मेरे पास या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी नंबर ही होगी। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू मेरे पास यूनिट मॉडुलस यानी कि मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 के बराबर हमें मिलता है। यानी कि हमारे पास अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर मुझे आइगन वैल्यू निकालनी है तो बता सकते हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किससे कहते थे हम। A dash equals to identity. ए डैश A ए डैश equals इक्वल to आई, identity matrix. ऊपर ही I लिखा है ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है। yes sir. ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होता है वो यूनिट मॉडुलस होता है, यानी कि मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू 1, यानी कि हम लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि लेमडा माइनस 1 और लेमडा प्लस 1। ओके। पॉइंट नंबर 13, आइगन वैल्यू ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से बोलते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसकी आइगन वैल्यू जो होती है या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। आइगन वैल्यू ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स से बताते हैं जिसमें a इंटू ए डैश जो होता है आई के बराबर होता है, वो यूनिट मॉडुलस यानी कि जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है वही प्रॉपर्टी नंबर 14 में भी वही वैल्यूज आती है। 15 होता है आइगन वैल्यू ऑफ द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से होता था जिसमें a स्क्वायर इक्वल टू आई या a इनवर्स इक्वल टू a मिलता था। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो +1 या -1 कहलाती है। और आइगन वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो उसकी आइगन वैल्यू जो होती है उसकी जो एडजॉइंट जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन ऑफ लैम्डा होता है। इस पॉइंट को नोट। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि आइगन वेक्टर ऑफ एक्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इफ टू और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल it may or may not be possible to get the linearly independent eigenvector corresponding to equal values। इसका मीनिंग थोड़ा समझ लें क्या कहना चाहता हूँ। इसने हमसे बोला है कि अगर मेरे पास 2 या 2 से अधिक आइगन वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में यह जरूरी नहीं है और हो भी सकता है कि मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट द लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हो। कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास 3 आइगन वैल्यू मेरे पास है लैम्डा 1 लैम्डा 2 और तीसरी जो आइगन वैल्यू है वो भी लैम्डा 2, यानी कि मेरे पास 2 आइगन वैल्यू मेरे पास यहाँ पर रिपीट कर रही है। ठीक है। तो हो सकता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास आइगन वेक्टर x1 मिले, x2 मिले और x3 मिले, यानी कि ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हो सकता है कि मुझे केवल x1 और x2 मिले, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है।
बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर मेरे पास तीनों आइगन वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, मान लो मेरे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ, तीनों आइगन वैल्यू मेरे पास रिपीट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि मेरे पास x1 और x2 मिल जाए, और हो सकता है कि मेरे पास केवल एक ही आइगन वेक्टर मिले। तो इस पॉइंट को यहाँ पर वो इस तरह से वो कहना चाहता है। ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? यस सर। ठीक यस है। सर। क्या हुआ, सब लोग सोते हुए बोल रहे हो, सब थके हुए हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम अगर हमारे पास तीन वो है आइगन वैल्यूज है, हम्म। और हो सकता है वो इक्वल हो, लेकिन तब भी आइगन वेक्टर तो हम तीन फाइंड करते ही हैं। वो नहीं 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 कौन नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मेरे पास अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग में ये कंफर्म है कि तीन आइगन वैल्यू आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो तीन आइगन वैल्यू अगर आती है, अगर वो तीनों आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट है, तो ये कंफर्म होगा कि हमें तीन आइगन वेक्टर भी मिलेंगे डिस्टिंक्ट, यानी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें दो आइगन वैल्यू रिपीट हो, जैसे कि मैंने बोला 1 2 2। बात समझ मेरी बात को ना, जी 1 2 2। तो हो सकता है कि जब 1 1 2 2 मुझे मिले, तो हो सकता है मुझे तीन आइगन वेक्टर मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि मुझे केवल दो ही आइगन वेक्टर मिले। अगर मुझे तीन आइगन वेक्टर मिलते हैं, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मुझे दो ही आइगन वेक्टर मिलते हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके सर। है ना? पॉइंट नंबर 3, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे तो कुछ पॉइंट को लिखा भी, अगर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो मुझे n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिलेंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो मिलेगा वो भी डिस्टिंक्ट ही होगा। पॉइंट नंबर 4, आइगन वेक्टर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि a डैश और a कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। आइगन वेक्टर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो भी अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, तो जो हमारे पास आइगन वेक्टर वहां से मिलने वाला है, वो हमारे पास जो होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे मतलब कि उनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 1 या i के इक्वल हमें मिलेगा। ओके। टू आइगन वेक्टर x1 और x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। दो आइगन वेक्टर x1 और x2 मेरे पास ऑर्थोगोनल कहलाते हैं कि x1 ट्रांसपोज इंटू x2 इक्वल टू 0, या x1 इंटू x2 ट्रांसपोज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो जाएगी। अगर लेमडा आइगन वैल्यू है a का, और x के कोरस्पॉन्डिंग में कहा जा रहा है, तो ax इक्वल टू लेमडा x होगा, जो अपनी एक्चुअल डेफिनेशन। यानी कि जब भी अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पता लगाना हो कि मुझे आइगन वैल्यू ना दी हो, मुझे कुछ और कंडीशन दी हो, मुझे बोला है कि बताओ कि जो मैंने आइगन वेक्टर निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। अगर वो मेरे पास अगर इक्वल ये कंडीशन को फुलफिल कर देता है, तो हम बोलेंगे कि x इस मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर है। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमें आइगन वैल्यू अगर हमें निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बेसिकली जनरली हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हमें निकालने को आती है, वो सेकंड ऑर्डर की या थर्ड ऑर्डर की हमारे पास आती है। अगर उससे बड़े की आएगी, तो फिर हमें उसी तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए बी सी डी, और मुझे इसकी अगर आइगन वैल्यू निकालनी है, तो इसको तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू, यानी कि a माइनस लेमडा b c d माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी। कहने का मतलब यह हुआ कि डायगोनल के एलिमेंट का सम प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आया? यस यस सर। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे। हमें इस a की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2/2 का है, तो हम क्या करेंगे, लेमडा स्क्वायर a प्लस डी मतलब कितना, 5 प्लस 2 यानी कि 7 हो गया, और ए डी माइनस बी सी का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 6 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन जो आएगी वो क्या लिखाएगी मेरे पास, दिस इज अ लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस इक्वेशन। ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाती है, और ऑब्वियसली मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरे पास अगर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3 की आती है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास A12 मतलब A11 इस तरह से एलिमेंट आते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, वो लिखने का तरीका होता है माइनस लेमडा प्लस ट्रेस ऑफ ए, मतलब कि A11 A12 प्लस A33 लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर। प्रिंसिपल माइनर क्या हुआ है, M11
M22, M33, इन तीनों का सम कर दीजिए और लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि जी। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर की अगर मेरे पास इक्वेशन बन के आती है, मैंने मैट्रिक्स दी हुई है, तो उसको हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं और बाद में माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रिंसिपल माइनस लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इस तरह से भी कह सकते हैं, है ना। अब चलिए इसको हम एग्जांपल में किस तरह समझते हैं कि किस प्रकार से चीज निकाली जाएगी। मान लो मेरे पास 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 मेरे पास ये इक्वेशन आई हुई है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है मैंने अपने कुछ इस प्रकार से लिख दी। अब डायगोनल का सम कितना है मेरे पास 1 + 1 + 1, सही है। अब मैं प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूंगा तो यहाँ पर M11 का मतलब क्या हुआ कि M11 का मतलब क्या हुआ, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट क्या होगा 1 1 2 2 यानी कि 1 - 4। अब अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग में निकालूंगा तो क्या हुआ, इसको ऐसे छुपा लूंगा मैं, तो मेरे पास कितना आएगा 1 1 2 2 यानी कि 1 - 4। अब मैं निकालूंगा इसके कोरस्पॉन्डिंग में तो फिर मैं इसको ऐसे ऐसे इसको छुपा लूंगा तो कितना आएगा 1 × 1 2 2 -2 यानी कि 1 - 4। ये चीज समझ में आई। अब जब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वो नॉर्मल तरीके से हम जो निकालते हैं कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम अगर हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, हम केवल अगर इस फॉर्मूले का यूज कर ले तो हम यहाँ पर अपनी वो जो पॉसिबल इक्वेशन है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास आ गया माइनस लैम्डा क्यू प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 = 0। अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो लैम्डा क्यू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 5 = 0। मैंने आपको आज शाम को एक शेयर किया था, एक वीडियो लेक्चर शेयर किया था कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो उसमें वीडियो को आप जिसने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेना कि भाई रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर, ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा, आई थिंक, देख जी लिया सर, सर। हाँ, ठीक है। यस सर। आइए कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास अपने जो पेपर में आए हुए हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स किस प्रकार से दिखाई दे रहा है मुझे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर। तो जो भी डायगोनल में एलिमेंट है वो मेरे आंसर है T15। यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आंसर हमारे पास ए हो गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन था आइगन वैल्यू ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर। ये भी वो एमपीपीएससी में पूछा गया था। वो कौन सा क्वेश्चन था 45 या 54 पूछ दिया घुमा के उसी चीज को, एलिमेंट ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, राइट। यस सर। फिर इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, बेसिकली ये जो क्वेश्चन जो हमारा वेक्टर स्पेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डाल लिया है क्योंकि वो उसी से अपनी इसी टॉपिक से रिलेटेड माना जाएगा ये। इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V and scalar lambda is a characteristic value of T, then भाई टी मेरे पास कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर दिया है, यानी कि टी मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और लेमडा मेरे पास की कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू यानी आइगन वैल्यू दी है। तो बताओ कि मेरे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सी। सिंपल। सी सर। मतलब क्या क्या बेतुके वाले क्वेश्चन पूछे हैं एमपीपीएससी में, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। हमें अब ये बताना है कि भाई हमें इसमें आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कितना है, अब ये आपको निकालना पड़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, यानी पहले इसके हम आइगन वैल्यू निकालेंगे उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 6 आंसर है, श्योर? यस। तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो डी ऑप्शन आ रहा है, सही है। चले अब नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। So B. ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसको मैंने किस प्रकार से निकाला है वो उसको दिखा देता हूं मैं आपको, राइट। यस सर। ठीक है, इस तरह से इसको अपन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज दिस मच। इस मैट्रिक्स में जो मेरे पास आइगन वेक्टर निकलने वाले हैं उनमें से कोई एक इसमें से है, यानी कि मुझे पहले आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जो आइगन वैल्यूज निकल के आएंगे उसके बाद में आइगन वेक्टर निकाल पाऊंगा, राइट। देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हमने निकाला 2 - लैम्डा 2 1 3 - लैम्डा। हमने इसकी इक्वेशन बनाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई 1 और 4, करेक्ट।
हमने वन यस या सर। है ना, वन के कोरस्पॉन्डिंग में हमने आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालते तो ए माइनस लेमडा यानी कि x1 इक्वल टू 0, यानी कि 1 2 1 2 और x5, ये सही आया सही। यस सर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी अगर हम 2/2 की जब मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो इसमें खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि जो पहली रो जो होती है वो हमेशा दूसरी रो की आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि अगर इनका रेशियो निकाला जाएगा वो हमेशा समान आता है, ठीक है। या तो मेरे पास सेकंड रो 0 आ जाएगी या मेरे पास आइडेंटिकल आएगी, अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो। अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो अगर यस हमें सर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई x प्लस 2y इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 2y इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 2y हो गया, यानी कि x अपॉन -2 और y अपॉन 1। अब मेरे पास -2 और 1 तो आंसर आ नहीं रहा है, तो मेरा आंसर जो आ रहा है इसमें हमारे पास आ रहा है 2 अपॉन -1। अब 2 अपॉन -1 तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि डी ऑप्शन नहीं है इसका। सर ये आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कीजिए ना। आइडेंटिकल मतलब ये होता है कि इनका रेशियो हमेशा समान आता है। ये जैसे ऊपर आ गया 2 4, नीचे आ गया 4 8, तो इनका रेशियो कितना हुआ 1/2 1/2। आइडेंटिकल मतलब समान रेशियो वाले, ओके सर। है ना। तो जी हमारे मेरे हिसाब से जो ऑप्शन आ रहा है वो 2 -1 आ रहा है। आपका 1 -1 कैसे आ रहा था? सर 4 के करस्पॉन्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो चलिए मैट्रिक्स अपन 4 के कोरस्पॉन्डिंग भी अपन सॉल्व करके देखते थे क्या हो सकता है कि वो आंसर सही है। तो अगर मैं 4 रखता हूँ तो -2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, दिस इज 1 और दिस इज अ -1। है ना। तो अब मेरे पास क्या हुआ, दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू 0, करेक्ट। तो Yes, x sir. इक्वल टू कितना आ गया y, तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा डी ऑप्शन, पॉजिटिव जी सर। है ना। तो हमारा आंसर जो है वो ए सही माना जाएगा, करेक्ट। जी सर। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन हमारा आंसर वहां पे गलत हो गया, बस हमारा जाए जस्ट माइनस के साइन के कारण यस सर, वो माइनस मिस हो गया। माइनस मिस हो गया अपना कोर्स, दो नंबर चले गए वहां से, दूसरे 2 नंबर पीछे वाला आगे खड़ा हुआ है आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द मैट्रिक्स P वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू -2। एक मैट्रिक्स मुझे दी हुई है जिसमें एक आइगन वैल्यू -2 दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर, यानी कि -2 के कोरस्पॉन्डिंग में ही वो हमसे आइगन वेक्टर मांग रहा है। जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो भी इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या निकल के आएगा। इवन जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो लोग भी अपना आंसर निकाल के बताएं कि आंसर क्या है इसका। हाँ बताएं क्या आंसर आ रहा है। 250। 250, सभी का 250 आ रहा है। देखते हैं क्या, मैं आपको देखता हूँ। लैम्डा इक्वल टू अगर -2 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक सॉरी मैट्रिक्स इक्वेशन जो होगी वो a माइनस a प्लस 2i x1 होगा, यानी कि हम डायगोनल में 2 को ऐड कर देंगे, और डायगोनल में 2 को ऐड करते तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से मिलता है। अब देखिए इसमें खास बात ये है कि इसमें रो नंबर 2 और रो नंबर 3 जो है वो आपके आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये एक जैसे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक जैसे का मतलब, क्योंकि एक जैसे का मतलब होता है कि मैं इससे इसको 0 बना सकता हूँ, सही है। तो अल्टीमेटली ये है मेरे पास केवल यही मेरे पास एक दो इक्वेशन ऐसी है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, दिस इज -2 × 0 और दिस इज 0, माइनस y के लिए मेरे पास दिस इज 5 एंड दिस इज 0, और 2 के लिए मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 0 -0, यानी कि मेरे पास जो आ रहा है x अपॉन -2 y अपॉन -5 और z अपॉन 0, या मैं बोलूँ कि -2 -5 0, या हम बोल सकते हैं 250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए परफेक्ट। क्लियर? सर एक सेकंड, जो अपना है अपन ऐड कर रहे हैं +2, मगर लास्ट वाले में 1 - 2 है। क्या है? थर्ड रो 1 - 2। हाँ ये मेरी गलती है, तो 1 + 2 यानी कि 3 होगा ये, तब भी मेरे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 0 तब भी बनेगा, सर मेरी मैट्रिक्स में गड़बड़ हो गया था इसलिए मैंने पूछ लिया। है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये तब भी हमारा 0 बन जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 होगा, +3 होगा अपने पास, राइट। थैंक यू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का।
एन आइगन वेक्टर ऑफ ए इज, अब इसमें से हमारे पास कौन सा आइगन वेक्टर है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो एक हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी आइगन वैल्यू मेरे पास जो है 1 2 3 है। अब ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर है या 2 के कोरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर दिया है या 3 के कोरस्पॉन्डिंग है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा आइगन वेक्टर इसमें सही होगा। तो इसमें निकल लगेगा टाइम आपको निकालने में, तो आप ये खुद सॉल्व करिएगा बाद में अच्छे से, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है मेरी तरफ से वो बी है, आप चेक कर लीजिएगा उसको। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर द मैट्रिक्स 4 2 2 4 द आइगन वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर दिस मच। अब क्वेश्चन पलट दिया उसने हमें, यहाँ पर मैट्रिक्स दी है और आपको आइगन वेक्टर दिया हुआ और आपसे बोला कि आइगन वैल्यू निकालो, भाई क्या है, समझ में आ रही है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइगन मतलब एक्स ए दिया हुआ है, एक्स दिया, लैम्डा निकालो कितना होगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन को यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो अगर हम बोलते हैं कि लैम्डा मेरे पास कोई आइगन वैल्यू है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा ई एक्स इक्वल टू 0, है ना। अब ए माइनस लैम्डा ई का मतलब होता है 4 माइनस लैम्डा 2 2 और 4 माइनस लैम्डा, और एक्स में कितना दिया है 1 0 1 और 1 0 1। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस लैम्डा इंटू 1 0 1 और 2 1 0 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी 2/2 की जब मैट्रिक्स आएगी तो इसकी एक खास बात ये होगी कि मेरे पास कोई एक रो इसके अंदर 0 बन जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि ये 0 रो मेरे पास 0, तो अब मेरे पास 4 माइनस लैम्डा 1 0 1 हो गया, 2 1 0 1 हो गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कितना आएगा, 4 माइनस 1 0 1 लैम्डा प्लस 2 0 2, और सिंप्लीफाई करूँ तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 6। समझ में आया लॉजिक इधर, यस सर। है ना। आपका आंसर Yes, जो है वो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द सर? फॉलोइंग, हाँ जी ये जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें उसके हिसाब से तो 4 + 4 मतलब 8 होना चाहिए। अच्छा अपन एक ही आइगन वैल्यू निकाले हैं। तो भाई ओके मेरे सर। पास तो आइगन वैल्यू है ही नहीं ना बेटा, जी वही तो निकालने को बोला है क्वेश्चन में हमसे, ठीक सर, ओके। ठीक है। अगर देखो अगर मैं 6 वहां रख देता हूँ क्या होगा, तो सोचो अपने पास 6 4 माइनस 6 कितना होता है, मतलब ये कंफर्म कि अब अगली आइगन वैल्यू जो है वो 2 है। हाँ जी ओके सर। हाँ क्योंकि 8 आ रहा है सम, एक आइगन वैल्यू का 6 है, दूसरी आइगन वैल्यू 2 ही होगी, ओके ठीक है। सर, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आइगन वेक्टर इसमें है। ऑर्डर कितना है, 4/4, 4/4। यानी कि इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, यस सर। ठीक है। तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करते, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे मैंने ए माइनस लेमडा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने बनाई उसकी मैट्रिक्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखो अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये वाला पोर्शन मेरे पास 0 है, तो पहला मेरे पास 5 माइनस लेमडा होगा। अब मैं इस 5 माइनस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो ये वाला पोर्शन 0 है, तो यानी कि इसे 5 माइनस लेमडा जो होगा केवल 2 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, और साथ में मुझे मिलेगा 3 इंटू 1, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 5 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा इन ब्रैकेट 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 3, कुछ इस प्रकार से। किसके लिए रही है। अब अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा 5 माइनस लेमडा का स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 1। अब यहाँ पे मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेरे पास एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर में कभी भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर इसको फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द जो हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी इसका माइनस 4ac/2a का फॉर्मूला होता है उससे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास बी हो गया -3 और बी स्क्वायर हो गया 9, और ब्रैकेट में रखूंगा तो -4ac यानी कि -4ac का मतलब 4 इंटू -1 इंटू 1 यानी कि +4 यानी कि 9 + 4 यानी कि 13। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 553 प्लस माइनस √13/2, ठीक है। अब हम कोई भी एक आइगन वैल्यू उसमें से ले लेते हैं और उसमें से निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इस वाली को आइगन वैल्यू को हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जितने भी आइगन वेक्टर दिए हैं उसमें कहीं पे भी रूट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली मैं 5 वाले के कोरस्पॉन्डिंग में ही आइगन वेक्टर निकालने जा रहा हूँ। अगर मैं 5 वाले कोरस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए a माइनस 5 इंटू एक्स होगा,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल में से 5 5 को माइनस कर देंगे हम, और 5 5 को माइनस करेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास क्या है, थर्ड नंबर पे, यानी कि 5 का z से मल्टीप्लाई होगा, 5z इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और -3 इंटू 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, -3 इंटू z और w, यानी कि इस प्रकार से। और दूसरी इक्वेशन मिलेगी मेरे पास 3z - 4w। सही है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं 5z इक्वल टू 0 से को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास z का मान कितना आ रहा है, 0। z का मान कितना आ रहा है, 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो बताओ मेरे पास z और w का मान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है z और w का मान। और मैं बोलूं w का मान 0 आ रहा है तो गलत हुआ क्या, इसे 0 आ रहा दोनों। है ऊपर z भी 0 तो w भी 0 आएगा नीचे Zero। रखने पर। जी सर। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू है w इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे w और z के बारे में तो पता है, लेकिन मेरे को x और y के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास भाई ये दोनों तो मुझे 0 मिल गए, लेकिन मुझे इन दोनों के बारे में पता नहीं है। ये x और y मेरे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब सामने ऑप्शन देखें हम यहाँ पर, इसमें ऑप्शन देखते हैं कि मेरे पास x और y दिए, z और w मुझे 0 दिए हुए, और बाकी तीन में से किसी में z और w का मान 0 नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये होगा मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो आंसर ए कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ू। जी सर। क्वेश्चन नंबर 11, the eigenvector of the matrix are written in the form of 1/1a or 1b. What is the value of the a plus? मेरे पास अगर इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर 1a और 1b लिखे, यानी कि ये x1 का मान लिखा हुआ है, ये x2 का मान लिखा हुआ है, तो बताओ a और b का मान क्या है। अच्छा, मेरी मैट्रिक्स कैसी है, ये अपर ट्रायंगुलर कह सकता हूं मैं, यस सर। यानी कि इसके आइगन वैल्यू कितने होंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 और 2। सही है। अब लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालूंगा a माइनस आई x1, यानी कि 0 - 2 0 - 1 1 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो a का मान कितना आ रहा है, 0। इसी प्रकार लैम्डा इक्वल 2 के लिए, अगर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, सॉरी दिस इज 2 के लिए अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, a - 2i x2 इक्वल टू 0। डायगोनल में क्या करूं मैं, 2 को माइनस करता हूं, -1 और 0 मिलेगा। और इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, -1 + 2b इक्वल टू 0, b का मान कितना मिलेगा, हाफ। अगर a और b दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा, 1/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट? समझ में आया? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर -2 और 6, व्हाट इज द अदर आइगन वैल्यू। यदि मेरे पास सबसे छोटी और सबसे बड़ी आइगन वैल्यू अगर -2 और 6 दी है, तो बताओ तीसरी आइगन वैल्यू क्या होगी। क्या करेंगे हम, इसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को लॉजिक करेंगे। तो बताओ लैम्डा कितना आएगा, तीसरा वैल्यू क्या आएगा, क्या निकाला आपने, -7 5। The determinant of the matrix equals to multiplication of eigenvalues, product of eigenvalues. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने बोला कि भाई λ1 और λ2 का जो मल्टीप्लाई दिया है वो आपको दिया है -35। सही है। यस सर। और दूसरा क्या लिखा आपने, मैंने इसी के थ्रू फाइंड कर लिया सर, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है -35 है, तो -35 को ब्रेक करेंगे तो 7 और 5 में ही जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और मेरे पास केवल ये एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो -35 का ये वाला, बाकी कोई है ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स A, इफ द आइगन वैल्यू ऑफ A आर 4 and 8, देन x और y का मान क्या होगा। तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है, आपको ये आंसर बताना है कि आंसर क्या आने वाला है। तो आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, राइट, और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिएगा कि आंसर क्या हमें इसका मिल रहा है। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो एज यूजुअल चैट, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सबका खैर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोले।
सर सेट के एग्जाम में हमको कौन सा कैलकुलेटर अलाउ होगा जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए? देखिए अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर चला, अगर आपको चलाना नहीं आता तो मेरे पास इतनी ट्रिक्स हैं, मैंने अपने यूट्यूब पे भी बहुत नहीं सारे सर, मैं ट्रिक्स। आपके वीडियो तो देखा हूँ, हाँ, यूट्यूब वीडियो में देखा, आपके 2-3 वीडियो देखा मैंने जो आपने उस पे बनाए हुए हैं हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे है। तो एक्चुअली क्या है कि आपके कहीं पे भी नोटिफिकेशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में लिखा नहीं है, जी तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो अपने जो आप ऑनलाइन एग्जाम लेंगे क्या उसमें इनबिल्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो पहले जो एग्जाम जो हुआ था 2017 में 18 में, जी उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल अलाउ था, जी यानी कि 991 MS अलाउ था। अभी ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि कहीं पे भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ भी लिखा नहीं है उन्होंने, क्योंकि CSIR में अलाउ नहीं होता है, तो हो सकता है कि भाई जी यहाँ भी अलाउ ना हो।